इस सीरीज का अगला वीडियो होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग या SPNF, जो कि पहले ZBNF था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे और समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आएगा और काफ़ी जानकारी मिलेगी। आप लोगों ने यदि अभी तक पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, ताकि अगला एपिसोड आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ वीडियोज़ है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और पहला, दूसरा और तीसरा एपिसोड देखे रहेंगे तो चौथा एपिसोड आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। और ये चारों एपिसोड एग्रीकल्चर के स्टेप्स हैं। यदि आपने कोई भी स्टेप स्किप किया, छोड़ दिया, तो अगला स्टेप कम समझ में आएगा। इसीलिए बेहतर होगा यदि आप पहला, दूसरा और तीसरा एपिसोड भी देख लें, ताकि चौथा एपिसोड और अगला एपिसोड भी आपको समझ में आए। एक और बात आप सबसे कहना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर मेरे नाम से चैनल है श्याम नंदन पांडे नाम से, उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि की कमी खाद्य संकट की संभावनाओं को बढ़ा रही है। आज के खाद्य पैदावार और ज़रूरतों तथा वर्ष 2050 के खाद्य पैदावार और ज़रूरतों में 50% का अंतर रहेगा। मतलब 2050 तक हमें अभी उत्पादित खाद्य पदार्थों का 1.5 गुना उत्पादन और बढ़ाना होगा, तभी हम वैश्विक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकेंगे। आने वाले वर्षों में हमें अधिक अनाज उत्पादन के लिए अधिक ज़मीन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हमें जंगलों, मरुस्थलों और पहाड़ों को कृषि योग्य बनाना होगा, जिससे हमारा प्राकृतिक इकोसिस्टम बहुत प्रभावित होगा या बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हमारे वैज्ञानिक जलवायु अनुकूल सुपर फूड फसलें उगाने के लिए शोध कर रहे हैं, जिससे कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके। ऑर्गेनिक या जैविक खेती और प्राकृतिक या नेचुरल खेती के बारे में बताने से पहले आप लोगों को कुछ आधुनिक तकनीकों के बारे में बताते हैं, कुछ आधुनिक कृषि पद्धतियाँ या तकनीकों के बारे में बताते हैं जो वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें कम संसाधनों में बिना मिट्टी और कम पानी से खेती की जाती है, पर ये अन्य खेती से महंगे पड़ते हैं। जो बड़े स्तर पर भूमि में, ज़मीन में खेती की जाती है, उनसे बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। इनका रख रखाव और प्रबंधन भी महंगा होता है। बड़े बड़े शहरों या महानगरों में कुछ लोग हैं जिन्हें हर मौसम में हर तरह के फल व सब्जियां चाहिए रहती हैं, जबकि ओपन में, खुले में खेती की जाती है तो 3 प्रमुख सीजन है, मौसम है, उसी में ही और उस मौसम की फसलें ही उगाई जा सकती हैं। इन विधियों से देश भर में लगभग 1% खेती की जाती है और इनके उत्पाद महंगे होते हैं, ताकि कॉस्ट को कवर किया जा सके। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस या अन्य आधुनिक तकनीकें जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स से उत्पादित उत्पाद, फल, सब्जियां व अनाज देखने में साफ सुथरा और सुंदर लगते हैं, क्योंकि इन फसलों पर पर्यावरण, धूल, मिट्टी आदि का संपर्क नहीं होता है। बड़े बड़े शहरों या महानगरों में कुछ लोग हैं जिन्हें हर मौसम में हर तरह की फल व सब्जियां चाहिए रहती हैं, जबकि ओपन में, खुले में खेती की जाती है तो 3 प्रमुख सीजन है, मौसम है, उसी में ही और उस मौसम की फसलें ही उगाई जा सकती हैं। इसलिए देश के जो 1 से 2% अमीर हैं, उन्हीं के लिए इस तरह की खेती की जा सकती है और वही इसके उत्पाद को खरीदते हैं या खरीद सकते हैं। इस प्रकार खाद्य आपूर्ति के लिए कृषि के कुछ अन्य पद्धतियाँ और तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कम से कम संसाधनों या कम से कम जगह या ज़मीन में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना। ये पद्धतियाँ इस प्रकार हैं: हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग। ये पद्धतियाँ या प्रोसेस या इस प्रकार की खेती के तकनीक अभी छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए किए जाते हैं। कुछ फसलों का उत्पादन ही इन विधियों से किया जा रहा है, पर आने वाले समय पर इसे बड़े स्केल पर भी उतारा जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग खेती की एक एडवांस और वर्तमान प्रक्रिया है, जिसमें खनिज और उर्वरक को पानी में मिलाकर पौधों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है। इस प्रक्रिया में पौधों की जड़ें हमेशा पानी में रहती हैं और इस पौष्टिक तरल के जरिए अपने खाने का निर्माण करती हैं। हाइड्रोपोनिक्स में उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्व जैसे मछली के मलमूत्र, वर्मी कंपोस्ट, रासायनिक उर्वरक और बतख की खाद, ये सब पानी के माध्यम से जड़ों को मिलते हैं और जड़ें अपना भोजन बनाती हैं।
ये खेती बिना मिट्टी या ज़मीन की होती है। एरोपोनिक्स फार्मिंग खेती की एक वर्तमान और आधुनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधों को कोहरे और हवा के वातावरण के अनुरूप उगाया जाता है। इसमें पौधों को उगाने के लिए मिट्टी, पानी और सूर्य के प्रकाश की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। इस तकनीक में छोटे छोटे पौधों को बॉक्स में रखकर लटका दिया जाता है। फिर हर एक बक्सों में खाद, पोषक तत्व और थोड़ा सा जल डाल दिया जाता है ताकि इसमें नमी बनी रहे। एक्वापोनिक्स वर्तमान में एक उभरती हुई कृषि पद्धति है जिसमें पौधों को मत्स्य या मछली के साथ साथ एकीकृत तरीके से उगाया जाता है। मछलियों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का प्रयोग पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक उर्वरक के रूप में किया जाता है। शुष्क क्षेत्रों में जहां जल की कमी रहती है उन क्षेत्रों के लिए एक्वापोनिक्स एक उपयुक्त खाद्य उत्पादन तकनीक है, क्योंकि इस तकनीक में जल का पुनः उपयोग करके खाद्य उत्पादन किया जाता है। वीडियो में आगे हम जानेंगे कि प्राकृतिक खेती क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग खेती करने का एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें फसलों के पोषण के लिए रासायनिक कीटनाशकों, खादों और रासायनिक इनपुट्स की जगह पर प्राकृतिक या खेत पर तैयार किए गए इनपुट्स, कीटनाशक या खाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें फसलों के अवशेष, गुड़, गोबर और दालों के आटे का मिश्रण बनाकर, घोल बनाकर विभिन्न तरह के टॉनिक, खाद व कीटनाशक तैयार किए जाते हैं। गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और फसलों के अवशेष जैसे प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके ही ये खेती की जाती है, इसीलिए पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसमें लागत लगभग ना के बराबर है। इसीलिए इसे शून्य लागत खेती या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। 1990 के दशक में हरित क्रांति के अल्टरनेटिव्स या विकल्प के तौर पर प्राकृतिक खेती को सुभाष पालेकर द्वारा लाया गया। भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक श्री सुभाष पालेकर जी द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या शून्य लागत प्राकृतिक खेती परिकल्पना रखी गई। सुभाष पालेकर जी के 2 दशकों की मेहनत और शोध और संघर्षों के बाद देश के 8 राज्यों ने प्राकृतिक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है। देश के कई राज्यों में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या SPNF या प्राकृतिक खेती को लेके शिक्षण और क्रियान्वयन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती में अग्रिम 8 प्रमुख राज्य हैं जो इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। इन सब 8 राज्यों में से आंध्र प्रदेश इन सब से आगे निकलकर 2024 तक खुद को पूरी तरह से प्राकृतिक खेती करने वाला राज्य बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकार भी प्राकृतिक खेती को लेके बहुत सक्रिय है और प्राकृतिक खेती के लेके परियोजनाओं का संचालन भी शुरू कर दिया है। राजस्थान के 15 जिलों में 2020-21 से ही प्राकृतिक खेती की परियोजना को शुरू कर दिया गया है। नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती में लिक्विड खाद या घोलों का बहुत महत्व है। ये बहुत असरदार होते हैं और जल्द ही पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। प्राकृतिक या जैविक खेती में गोबर और गौमूत्र का बहुत महत्व है और हर प्रकार के कीटनाशक, खाद, टॉनिक इन दोनों के साथ अन्य चीज़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों और वनस्पतियों के गुण प्राप्त करने के लिए ये घोल बनाए जाते हैं। इसमें पौधों के अर्क या रस को घोल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती में हमारे आसपास मौजूद या उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पौधों या वनस्पतियों की जानकारी भी बहुत आवश्यक है, जिससे हम उनके अर्क, रस या पत्ती, तने या जड़ों को घोलकर विभिन्न प्रकार के खाद, टॉनिक या कीटनाशक बना सकते हैं। इस तरह के घोल में हम पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़ें, तने, पत्तियां, फल व फूल को जल या गौमूत्र में घोलकर खाद, टॉनिक या बायोपेस्टिसाइड के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे दलहनी फसलों के अवशेष में NPK अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बहुत अधिक होती है और सोयाबीन फसल के अवशेष में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। केले के तने, फल व छिलके सब में पोटास की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैविक या प्राकृतिक खेती में नीम के सभी भागों का उपयोग किया जाता है। नीम का तेल, नीम की खली, नीम का फल, नीम की पत्तियां और नीम के छाल
का अलग अलग तरह से घोल बनाकर कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मिर्च, लहसुन, अदरक और तंबाकू का घोल हर तरह के छोटे बड़े कीटों पर कार्य करता है और उनको नियंत्रित करता है। गेंदा, बेल, भांग, धतूरा, कनेल या आक, इस तरह की असंख्य पौधे या वनस्पतियाँ हैं, कृषि के लिए बहुत उपयोगी हैं और इनका कृषि या खेती में कीटनाशक, टॉनिक या खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप सबको बताना चाहूँगा कि छाछ या खट्टी लस्सी सबसे बड़ा फफूंदनाशक है और इसमें कुछ अन्य तरह की धातुएं मिलाने से इसके फफूंदनाशक गुण और भी बढ़ जाता है। प्राकृतिक या जैविक खेती में हम जो घोल या लिक्विड खाद बनाते हैं उसमें ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा गुड़ या बेसन जरूर डाला जाता है। गुड़, बेसन, गोबर और गौमूत्र ये प्रमुख या मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट या तत्व होते हैं जिनको मिलाकर ये घोल या खाद बनाए जाते हैं। सड़ाने वाली विधियों या सड़ाकर घोल या खाद बनाने वाली विधियों में गुड़ और बेसन का प्रयोग जरूर किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी सड़ती है जब सूक्ष्म जीव उसे अपना भोजन के रूप में खाते हैं, उसे सड़ाते हैं। और गुड़ और बेसन इन सूक्ष्म जीवों का भोजन होते हैं जिन्हें खाकर वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और किसी भी चीज़ के सड़ने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। जैविक खेती में आप विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक या बायो इनपुट बाहर से भी खरीद सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं, जबकि प्राकृतिक या नेचुरल फार्मिंग में हमें कोई भी चीज़ बाहर से नहीं खरीदनी होती है। हमारे फार्म, घर या आसपास मौजूद चीज़ों से ही हम फफूंद और कीटों को नियंत्रित करते हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती में उपयोग किए जाने वाले या लाभकारी फफूंदनाशक फंगिसाइड के बारे में। खट्टी लस्सी या छाछ संसार का सबसे अच्छा फफूंदनाशक है। इसमें कुछ धातुएं या नारियल का पानी मिलाकर इसकी ताकत या क्षमता को और भी बढ़ाया जा सकता है। खट्टी लस्सी या छाछ में नारियल का पानी और धातुएं मिलाकर किसी भी प्रकार के वायरस या फफूंद को नियंत्रित किया जा सकता है। खट्टी लस्सी या छाछ को खेत में प्रयोग करने के लिए ये कम से कम 7 दिन और अधिकतम 20 दिन की पुरानी होनी चाहिए, तभी अच्छी तरह से फफूंदनाशक के तौर पे कार्य करेगी। खट्टी लस्सी में नारियल पानी और तांबा, जस्ता और लोहा घोलकर स्प्रे करते हैं तो हर तरह के फफूंद और वायरस पर कार्य करती है और उसे नियंत्रित करती है। नीला थोथा और चूना जो हम घरों में यूज करते हैं, घरों को पेंट करने के लिए या पान के साथ खाते हैं, नीला थोथा और बिना बुझा चूना यानी कॉपर सल्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड मिलाने से कॉपर हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम है और कॉपर हाइड्रोक्साइड एक फफूंदनाशक की तरह कार्य करता है, जबकि जिप्सम स्टिकर की तरह कार्य करता है। कॉपर सल्फेट को पौधों पर, पत्तियों पर या जड़ों पर चिपका के रखता है। नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट और बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को घोल कर बनाए गए मिश्रण ब्रोडो मिक्सचर को 1 और 0.5 के कंसंट्रेशन से जड़ों या पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है। जब आप जड़ या मिट्टी में इनका प्रयोग कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, पानी के साथ चला रहे हैं तो ये 1% का होना चाहिए। 1% कंसंट्रेशन का अर्थ है 100 लीटर पानी में 1 किलो चूना और 1 किलो नीला थोथा मिलाकर तैयार किया गया घोल या ब्रोडो मिक्सचर 1% कंसंट्रेशन का ब्रोडो मिक्सचर कहा जाता है। यही जब आप पत्तियों पर, तनों पर या सब्जियों पर स्प्रे के लिए तैयार कर रहे हैं तब आपको 0.5% कंसंट्रेशन का ब्रोडो मिक्सचर तैयार करना चाहिए। मतलब 100 लीटर पानी में आधा किलो नीला थोथा और आधा किलो बिना बुझा चूना मिलाकर घोल तैयार करके ब्रोडो मिक्सचर बनाया जाता है। ये ब्रोडो मिक्सचर डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट और बिल्ट सभी तरह के फफूंद और कुछ वायरस और बैक्टीरिया पर भी कार्य करते हैं। प्राकृतिक खेती के 4 प्रमुख पिलर हैं: जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन या मल्चिंग और वापसा। जीवामृत और बीजामृत के साथ साथ अन्य जैविक या प्राकृतिक इनपुट्स के बारे में हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। आच्छादन या मल्चिंग का अर्थ है कि फसल या पेड़ पौधों के आसपास की खाली ज़मीन पर फसलों के अवशेष का एक बेड तैयार किया जाता है या फसलों के अवशेष से ढक दिया जाता है,
जिससे कि खरपतवार नहीं उगते, मिट्टी की नमी बनी रहती है और हमारे मित्र कीट केंचुए व माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, उनको नमी मिलती है और उनकी संख्या बढ़ती है, जिससे पौधों की जड़ों को आसानी से भोजन मिल जाता है। फसलों के अवशेष से मल्चिंग या आच्छादन करने से खरपतवार नहीं उगते, यदि उगे होते हैं तो उनको बराबर हवा और प्रकाश नहीं मिल पाता, इसलिए वो पीले पड़ के सूख जाते हैं और ये अवशेष कुछ समय बाद सड़ जाते हैं और सड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं, जो जीवाणुओं के भोजन बनते हैं और उनकी संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं वापसा की। वापसा का अर्थ है मिट्टी के दो कणों के बीच की जगह में मौजूद वाष्प और हवा। मिट्टी के दो कणों के बीच मौजूद हवा और वाष्प ही पौधों के भोजन में काम आते हैं। पौधे मिट्टी से सीधा जल नहीं लेते बल्कि उसे वाष्प के रूप में लेते हैं और हवा या प्राणवायु वो मिट्टी से ही इस वापसा के माध्यम से लेते हैं। प्राकृतिक खेती के निम्नलिखित प्रमुख फायदे हैं। पहला फायदा है लागत में कमी, दूसरा है पर्यावरण के अनुकूल है, ये मृदा, वायु और जल प्रदूषण को कम करती है, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाती है जिससे उनकी उर्वरता बढ़ जाती है। प्राकृतिक खेती में अभी कुछ चुनौतियां हैं जो इस प्रकार हैं। प्राकृतिक खेती में वैज्ञानिक विधियां कम हैं, इस पर शोध किए जाने की ज़रूरत है और किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कृषि बाजार, खासकर प्राकृतिक कृषि उत्पाद के लिए बाजार का बुनियादी ढांचा अभी तक मजबूत नहीं है, जो प्राकृतिक खेती के उत्पाद या प्राकृतिक खेती के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शून्य लागत प्राकृतिक खेती ने निश्चय ही मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद की है, लेकिन उत्पादकता और किसान की आय बढ़ाने में इसकी भूमिका अभी तक निर्णायक नहीं है। शून्य लागत प्राकृतिक खेती में देसी गाय का बहुत महत्व है, जबकि भारत में देसी गायों की संख्या लगातार घट रही है। पशुधन जनगणना के अनुसार देश में देसी और अप्रसिद्ध मवेशियों की संख्या में 8.1% की गिरावट आई है। शून्य लागत प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग को लेकर गवर्नमेंट्स के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, पहल हैं। PKBY परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य के लिए चलाई गई एक स्कीम है, इनिशिएटिव्स है, उससे प्राकृतिक खेती को जोड़ा गया। साथ साथ में MOBCD, मिशन ऑफ ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, जो कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती इसका भी एक कंपोनेंट है और इसके साथ भी प्राकृतिक खेती को जोड़ दिया गया है। साथ साथ में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जो कि PKBY का एक सब स्कीम है या एक कंपोनेंट है, इससे भी जोड़ दिया गया। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को लेकर राज्यों के भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, पहल हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के नाम से इनिशिएटिव्स हैं, प्राकृतिक खेती को लेकर पहल चलाया जा रहा है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश रायतु संधिकारा संस्था नाम से इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, यह प्राकृतिक खेती की एक बहुत बड़ी पहल है। वीडियो पूरा व अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।